नमस्कार, मैं डॉक्टर रितु शर्मा ननन पांडे आज फिर से वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर आर्ट एंड कल्चर के कार्यक्रम लेखक की कहानी लेखक की जुबानी में आपके सामने हूँ। आज हम हमारे बच्चों की प्रिय लेखिका डॉक्टर शमा शर्मा को लेकर आपके समक्ष उपस्थित है। बाल मन को समझना क्या होता है? बाल मन को समझकर उनकी भाषा में और उसी स्तर पे पुस्तकें लिखना आपकी एक बहुत बड़ी विशेषता है। आपकी पुस्तकें केवल पाठकों के लिए या अभिभावकों के लिए केवल पुस्तकें नहीं होती हैं, बल्कि वह बच्चों की परवरिश का एक माध्यम होती हैं। आपकी पुस्तकों के माध्यम से बच्चों के परवरिश में किस तरह से योगदान दिया जाता है, वो तो आप जानते ही हैं, क्योंकि आप अ, बाल साहित्य में आपका एक स्थापित नाम है। आपने 18 वर्ष की उम्र से लिखना शुरू किया और उसके बाद लिखते-लिखते एक लंबी फ़हरिस्त बन गई, जो अगर आज मैं यहाँ पढ़ूँगी, तो शायद एक दिन भी बहुत कम पड़ जाएगा। आपके जो बाल साहित्य, क्योंकि हमारा प्रोग्राम आज बाल साहित्य का है, इसलिए मैं बाल साहित्य की कुछ पुस्तकों का नाम लेना चाहूँगी यहाँ पर। शिबू पहलवान, जो राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित हुई। पन्ना धाय, मिट्ठू का घर, राजा बदल गया, पप्पू चला ढूंढने शेर, पीलू, होमवर्क, इंजन चले साथ साथ, भानु और बादल, गोपू का कछुआ, घर घर या चिड़ियाघर, नाहर सिंह के कारनामे, भाई साहब, डायनासोर की पीठ, सरसों के फूल, जो राजस्थान सरकार के यहाँ के अध्यापकों के लिए भी लिखी गई है। इतनी सारी पुस्तकें हैं कि इतनी लंबी लिस्ट है कि मैं नाम भी आसानी से नहीं ले पा रही हूँ। तो बहुत सारी पुस्तकें हैं, आपको देश विदेश की बहुत सारे सम्मानित पुरस्कार से आप सम्मानित हैं। देश की बहुत सारी समितियों में, जैसे देवसरे समिति और दिल्ली दूरदर्शन की समिति, पेंगुइन पेंगुइन बुक समिति, बहुत सारी नेशनल बुक ट्रस्ट की ओर से बहुत सारी समितियों की आप मेंबर रही हैं। और बच्चों की प्रिय पत्रिका नंदन में आपने 37 वर्षों तक कार्यक्रम किया है। चलिए, अब मैं आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराती हूँ और मैं बता ही देती हूँ कि मंच पर हमारे साथ आज कौन है। आज हमारे साथ मंच पर हैं लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार, पत्रकार और सबसे बच्चों की सबसे प्रिय लेखिका डॉक्टर शमा शर्मा जी। आदरणीय दीदी, मंच पर आपका स्वागत है। नमस्ते। थैंक यू सो मच रितु, आपने इतना लंबा चौड़ा परिचय दिया। मैं तो अभी मेरे पास विद्यार्थी सच ही है, हूँ। देखिए परिचय आपका 1 2 जो संक्षिप्त मैंने किया, 4 5 6, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं इसको कम कैसे करूं। मैं तो दरअसल सब लोग मुझसे पूछते हैं जब कभी कोई इंटरव्यू करते हैं कि आखिर में कि आप बच्चों के लिए संदेश क्या देना चाहेंगी, तो मैं सोचती हूँ और उनसे कहती भी हूँ कि संदेश वे लोग देते हैं जो सीख चुके होते हैं। मैं अभी सीखी नहीं जी। हूँ, मैं सीख रही हूँ। मैं खुद एक विद्यार्थी हूँ, स्टूडेंट हूँ और हर वक़्त जो है ख़ासतौर से जब बच्चों के स्टोरी टेलिंग सेशंस में जाती हूँ, जो मैंने बहुत सारे स्टोरी टेलिंग सेशंस पूरे देश में किए हैं। तो उसमें मैं जी। जाती हूँ तो मैं बच्चों से इतना कुछ सीखती हूँ। उनकी चमकती आँखें और उनके तौर तरीके, किसी भी चीज़ को कहानी में परिवर्तित करने की उनकी क्षमता मुझे बहुत प्रभावित करती है और वो ऐसी-ऐसी चीज़ें लाते हैं सामने कि मुझे आश्चर्य होता है कि हम लोग जो बच्चों को लेखक समझते हैं अपने को, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। एक बार जयपुर में एक स्टोरी टेलिंग सेशंस के दौरान सेशन के दौरान बहुत बड़ी जगह थी, वहाँ बहुत सारे बच्चे उपस्थित थे। तो उन्होंने हम कहानी कह रहे थे और वहाँ एक पीपल का पेड़ था। तो मैंने पूछा बच्चों से कि इस पेड़ पर बंदर रहता है तो गर्मी से बचने के लिए क्या कीजिएगा, बंदर कैसे बचे? तो उन्होंने सुझाव दिया कि एसी लगा लेगा बंदर। तो आप दिखाई नहीं दे रही हैं रितु। हेलो।
किया हुआ है, हम साथ-साथ हैं। जी। तो तो ये था, तो बच्चे तरह-तरह का वो करते हैं और मैं फिर मेरे लिए जिसको कहते हैं ना रॉ मटेरियल, बच्चों की कहानियों के लिए ये ही चीज़ें बनती हैं। तो एक समय में 2 तरह की बहसें बाल साहित्य में चलती रही हैं कि बच्चों के लिए परी कथाएँ या चमत्कारिक कथाएँ ठीक है या यथार्थवादी कथाएँ। तो मैं ऐसा करती रही हूँ कि मैं दोनों को मिक्स करती हूँ, रियलिटी प्लस फैंटेसी, और उसको लिखने में मुझे बहुत आनंद आता है। मैं उसको बहुत आनंद महसूस करती हूँ, जिसमें पता नहीं कहाँ की उड़ान कहाँ ले जाती है। उसका कोई निश्चित जिसको कहना चाहिए लक्ष्य नहीं होता है, लेकिन हम लक्ष्य तक पहुँच जाते हैं। तो ये पुस्तक मेरी हाल ही में आई है साहित्य अकादमी से, तो इसी में छपी मैं एक कहानी पढ़ती हूँ जो शीर्षक कथा है बाँसुरी बजाने वाला बाँसुरी खरगोश। बजाने वाला खरगोश। अरे वाह! खरगोश ये पढ़ती हूँ खरगोश और और बाँसुरी। खरगोश तो बोलता भी हाँ, नहीं है और आपने हाँ, बाँसुरी हाँ, बजवा दी। बाँसुरी बजवा दी। तो मुझे और ये कहानी लिखने में मुझे काफ़ी वक़्त लगा, मैं सोचती रही। जी, इसको जी। मैंने आधा अधूरा रखा, कंप्यूटर में ये सुविधा है कि आपकी आधी रचनाएँ भी आपको मिल जाती हैं। तो उसको जी। मैं पढ़ना शुरू करूँ? जी, दीदी स्वागत है। अच्छा, अ, शुरू करती हूँ। एक था मुटकू, ये नाम उसकी माँ ने बड़े प्यार से रखा था। मुटकू था तो खरगोश, लेकिन सबसे ज़्यादा दोस्ती उसकी जंगल की चिड़ियों से थी। वो उनकी ही तरह गाना गाने की कोशिश करता, कई बार तो उनकी तरह उड़ने के चक्कर में चोट लगवा बैठा था। वो अक्सर अपनी माँ से पूछता कि आखिर वो चिड़ियों की तरह क्यों नहीं है, वो भी उनकी तरह उड़ना चाहता है। माँ समझाती कि इस दुनिया में सबकी अपनी-अपनी जगह है। चिड़िया उड़ सकती है तो वो दौड़ सकता है, मगर मुट्ठू की समझ में ये बात ना आती। एक बार उसने चिड़ियों के साथ दौड़ की शर्त लगाई। चिड़िया तो आसमान में उड़ने लगी। मुट्ठू जी थोड़ी देर तक तो तेजी से दौड़े, मगर फिर एक झाड़ी में उलझकर लड़खड़ाकर गिर पड़े। वहां न कोई नदी थी, न पहाड़, न पेड़। चिड़िया तो आसमान में उड़ रही थी। मुट्ठू जी क्या करें, उन्होंने जल्दी से धूल झाड़ी और फिर दौड़। चिड़िया तो उड़ती ही चली जा रही थी। झुक झुक कर दौड़ते मुट्ठू खुद को भी देख लेती। उधर मुट्ठू की राह में दिक्कतें ही दिक्कतें थी। वो दौड़ता हुआ आगे चला के राह में एक ऊंचा पहाड़ उसे मुंह चिढ़ाता खड़ा था। उसने ऊपर सिर करके चिड़ियों को देखा, ये तो उड़ी चली जा रही थी। उसे तो पहले पहाड़ पर चढ़ना था, फिर उतरना था। पहाड़ की ऊंचाई देखकर उसकी सांस फूलने लगी। लगा कि बेकार में उसने चिड़ियों से शर्त लगाई। उसने फौरन रास्ता बदला और दूसरी ओर चल दिया। उसने सोचा कि चिड़ियों से हारने से तो बेहतर है कि वो जंगल ही छोड़कर चला जाए। वो उदास था। उसे अपनी मम्मी की याद आ रही थी। क्या वो दोबारा कभी उनसे नहीं मिल सकेगा? मम्मी तो हमेशा उससे ऐसा कोई भी काम करने से मना करती रहती थी जिनमें शर्त आदि लगाने की बात हो। वो कहती थी कि दूसरों को हराकर कोई सुख पाया तो क्या पाया? सच्चा सुख तो जी। वो है जो दूसरों की मदद करके मिलता है। मुट्ठू को ये बड़े लोगों की बातें लगती थी। वो सोचता था कि बड़े हमेशा बच्चों को ये करो वो मत करो की सीख देते रहते हैं। लेकिन अब लग रहा था कि उसे मम्मी की बात मान लेनी चाहिए थी। पर अब क्या हो सकता था? मुट्ठू दौड़ता रहा। वो पीछे मुड़कर अपने छूटते हुए घर को देखता। लगता कि वापस लौट चले। चिड़िया क्या कर लेंगी? ज्यादा से ज्यादा उसे चिढ़ाएंगी ही। अगर वो उनकी बातों का बुरा नहीं मानेगा और हंसकर टाल देगा, तो कम से कम अपने मित्रों और माता-पिता के साथ तो रहेगा। लेकिन अब कैसे वापस जाए? बहुत दूर निकल आया था। हार का डर भी खाया जा रहा था। कहीं मन में नई जगह जाने का डर भी था। तभी सामने उसे कल-कल बहता झरना दिखा। वहां जाकर उसने पानी पिया, फिर पास की एक चट्टान पर बैठकर आराम करने लगा। उसने आसमान की तरफ देखा। अब भी वहां बहुत सी चिड़िया उड़ रही थी। मुट्ठू को लगा कहीं ये उसकी दोस्त चिड़िया ही तो नहीं
जो उसका पीछा करती यहाँ तक आ पहुंची हूँ, मगर चिड़िया उड़ती उड़ती दूर निकल गई। मुटकू को बहुत जोर से भूख लगी थी। सामने ही नरम नरम घास लगी थी, वो घास उतरने लगा। जब खूब पेट भर गया तो उसने सोचा कि थोड़ी देर आराम कर ले, तब आगे बढ़ेगा। वो उसी चट्टान पर आकर लेट गया। उसके सिर पर चमकता हुआ सूरज बहुत अच्छा लग रहा था। सर्दी के दिन जो थे, उसकी आंखें झपकने लगी तो उसे अपनी माँ दिखाई दी, जो जंगल के सब लोगों से उसी के बारे में पूछ रही। वो रो रही थी और कहती जा रही थी, कहाँ गया मेरा मुटकू? पता नहीं उसने सवेरे से कुछ खाया भी है या नहीं। मुटकू उठ बैठा और जोर से चिल्लाया, माँ माँ मैं यहाँ हूँ। मगर माँ वहाँ कहाँ थी? मुटकू तो वहाँ चट्टान पर सोया था। अपनी माँ के बारे में सोचकर वो परेशान हो उठा। ये उसने क्या किया? उसने सोचा कि लौट चले, मगर वो इन चिड़ियों का सामना कैसे करेगा जिनसे उसने दौड़ने की शर्त लगाई थी। वे सब तो उसे खूब चिढ़ाएंगी। तब माँ भी डांटेगी कि उसने ऐसी शर्त लगाई ही क्यों क्यों थी। मुटकू ने तय किया कि अब चाहे जो हो वो वापस नहीं जाएगा। हालांकि माँ की याद में उसकी आंखों में आंसू आ गए। सच्चाई यह है कि खरगोश की आंखों में आंसू नहीं आते हैं, लेकिन ये कहानी की बात। लेकिन चिड़िया कहीं उसकी हंसी न उड़ाए, इस बात से ही मुटकू इतना परेशान था कि वापस अपनी माँ के पास नहीं लौटना चाहता था। एक तरफ माँ उसे पुकार रही थी, तो दूसरी तरफ चिड़ियों के डर से वो परेशान था। तभी एक मधुर धुन गूंजी। मुटकू ने इधर देखा, कभी उधर, मगर कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। हाँ, मधुर धुन सुनकर ऐसा जरूर लगा जैसे कि पेड़ पौधे झरने सब नाच रहे हों, थिरक रहे हों। वो खुद भी नाचने को उतावला हो गया। ऐसा लगा कि कोई उस मधुर धुन को उसके पास खींचे लिए आ रहा था। मुटकू के कान खड़े हो गए। तभी उसे अपने पास कोई खड़ा दिखाई दिया। वो एक बांसुरी वादक था, जो मुटकू की तरफ चला आया था। वो उसी चट्टान पर आकर बैठ गया जिस पर मुटकू बैठा था। मुटकू उसे ध्यान से देखने लगा तो वो बोला, क्या देख रहे हो? मुटकू बोला, तुम कितनी अच्छी बांसुरी बजाते हो, मुझे सिखाओगे? जरूर सिखाऊंगा, मगर इसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलकर रहना होगा। अपने मम्मी पापा से पूछो, बांसुरी वाला बोला। मुट्टू उदास हो गया। कैसे बताता कि वो तो घर छोड़ आया है। बांसुरी वाले को भी समझते देर न लगी कि कोई बात है जो उसे परेशान कर रही है। बहुत पूछने पर मुट्टू ने सारी राम कहानी उसे सुना दी। बांसुरी वाला बोला, ये तो तुमने ठीक नहीं किया, चिड़ियों के कारण अपने माता पिता को छोड़ दिया। मैं तो कहता हूँ कि अब भी देर नहीं हुई है, लौट जाओ। लेकिन मुझको तो अब भी अपनी जिद पर अड़ा था। बांसुरी वाला बोला, देखो मेरा कहना मानो, घर लौट जाओ। आखिर तुम्हारे माता पिता को तो ये भी मालूम नहीं है कि तुम किस बात पर उन्हें छोड़कर चले गए हो। मेरी माँ जब थी तो मैं भी उन्हें बहुत तंग करता था, बिना बताए कहीं भी चला जाता था। वो रात रात भर बरामदे में बैठी मेरा इंतजार करती थी। अब वो नहीं है तो उनकी कितनी याद आती है। जब तक माँ होती है तब तक हमें उसकी कीमत नहीं पता होती, लेकिन जब वो नहीं होती तभी हम जान पाते हैं कि माँ क्या होती है। इसलिए लौट जाओ अपनी माँ के पास। कहते हुए बांसुरी वाले की आंखें भर आई। ये देख, मुक्कू उसके लिए एक पत्ते में पानी भर कर लाया। बोला, लो मुंह धो। तुम कहते हो तो मैं जरूर लौट जाऊंगा, लेकिन शर्त यही है कि पहले मुझे अपनी तरह बांसुरी बजाना सिखा दो। और हाँ, मेरा नाम मुटकू है। तुम्हारा नाम क्या है? मुझे रंगीला कहते हैं। रंगीला रंगीला, मुटकू ने कई बार पुकारा। फिर बोला, मैं तुम्हें रंगी कहूंगा। बोलो, मंजूर है? मंजूर है, आज से हम दोस्त हुए, रंगीला ने कहा। मुट्टू की खुशी का ठिकाना न रहा। देर तक वो रंगी की बजाई मधुर धुनों को सुनता रहा। फिर रंगी ने अपने थैले से मीठे हरे अमरूद निकाले। रास्ते में लगे पेड़ से उसने उन्हें तोड़ा था। एक छोटा अमरूद मुट्टू को भी खाने को मिला। शाम हो रही थी। मुट्टू को थोड़ी घबराहट सी हुई। पहली बार शाम को वो अपनी माँ और अपने घर से दूर था। अब चले, रंगी ने कहा तो मुट्टू भी उसके पीछे पीछे चल दिया। शाम हो चली थी। चारों ओर चिड़ियों की चींची सुनाई दे रही थी। मुट्टू ने ध्यान से देखा, शायद इनमें से कोई उसकी परिचित चिड़िया हो।
और वो उसके हाथों में अपनी माँ के पास संदेश भिजवा सके। लेकिन उन चिड़ियों को तो उसकी तरफ देखने की भी फुर्सत नहीं थी। मुट्ठू बेचारा बहुत उदास हुआ। चलते चलते देर हो गई थी। रंगीन ने पूछा, थक गए हो? तो आओ, तुम्हें मैं अपने कंधे पर बिठा लेता हूँ। लेकिन उसने मना कर दिया। वो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता था। रंगी के पीछे पीछे चलता रहा। जल्दी ही जंगल पीछे छूट गया। बस्ती शुरू हो गई। शाम को दूर जाकर पगडंडी भी कहीं अंधेरे में गुम हो गई थी। अचानक रंगी एक टूटे फूटे घर के सामने रुक गया। यही उसका घर था। रंगी घर के अंदर गया। मुट्ठू भी उसके पीछे आया। रंगी ने बत्ती जलाई तो पूरे घर में रोशनी फैल गई। उसने बांसुरी और थैले को एक तरफ रख दिया। उसके बाद सामने लगी एक महिला की तस्वीर को प्रणाम किया। फिर कहा, देख मुट्ठू, ये थी मेरी माँ। मुट्ठू ने भी तस्वीर के सामने रंगी की तरह प्रणाम किया। रंगी थोड़ी देर के लिए पांव फैलाकर चारपाई पर लेट गया। फिर कुछ सोचता हुआ बोला, रे मुट्ठू, तू मुझे कहाँ से मिल गया? अपने तो खाने के लाले पड़े हैं, तुझे कहाँ से खिलाऊंगा? तुम मेरी चिंता मत करो रंगी भैया, मेरा पेट तो घास से ही भर जाएगा। मुट्ठू बोला, ये बात तो तूने ठीक कही। तू कोई गाय तो है नहीं कि तेरे दाने पानी का प्रबंध करना पड़ेगा। कहकर रंगी हंसने लगा। तुझे पता है कि हमारे घर में एक गाय थी। माँ चाहे खुद खाना खाए न खाए, मगर गाय को खूब खिलाती थी। माँ चली गई तो गाय ने कई दिन तक कुछ नहीं खाया। फिर कुछ दिन बाद मैंने उसे बेच दिया। कौन उसकी देखभाल करता? मेरा तो खुद का कोई ठौर ठिकाना नहीं। आज यहाँ कल वहाँ। रंगी की बातें सुनकर मुक्ति दुखी होकर रोने लगा। उसे अपनी माँ की याद आ रही थी। उसे देखकर रंगी बोला, तू क्यों रो रहा है? मुट्ठू कहने लगा, मुझे अपनी माँ की याद आ रही है। मैंने तुझसे पहले ही कहा था। अब तो रात हो गई। वैसे भी तुझे तो बांसुरी बजाना सीखना है। जब लौट कर जाएगा और अपनी माँ को बांसुरी सुनाएगा तो तेरी माँ कितनी खुश होगी। अब रोना बंद कर और कुछ खा ले। आज देखना, तुझे सपने भी अच्छे आएंगे। रंगी की बात सुनकर मुस्कुराने लगा। उसे ये सोचना बहुत अच्छा लगा कि एक दिन वो भी बांसुरी बजाएगा। आखिर चिड़िया तो कभी बांसुरी नहीं बजा सकती ना। तब वो चिड़ियों को खूब मीठी धुनें सुनाए। उस रात मुझको सोया तो उसे लगा जैसे वो बांसुरी पर सवार होकर चिड़ियों के साथ उड़ा जा रहा है। कोई पहाड़ भी उसे नहीं रोक पा रहा। तभी बांसुरी नीचे गिर पड़ी। मुट्ठू की तो चीख निकल गई। वो सोते सोते चीख रहा था, बांसुरी, मेरी बांसुरी। तभी रंगी ने उसके पास आकर कहा, मुट्ठू क्या हुआ? बांसुरी बांसुरी क्यों चिल्ला रहे हो? बांसुरी तो वो रखी है। फिर अपने आप ही बोला, जरूर कोई सपना देखा। सवेरा हुआ तो बहुत देर तक उसकी समझ में नहीं आया कि वो कहाँ है। रंगी अपने बिस्तर पर नहीं था। मुट्ठू घर से बाहर निकलकर खड़ा हो गया। तभी वहां से कई बच्चे गुजरे। उनकी नजर मुट्ठू पर पड़ गई। वे सब एक साथ चिल्लाए, अरे देखो, कितना सुंदर खरगोश! और मुट्ठू की तरफ दौड़ पड़े। मुट्ठू बुरी तरह से घबराकर अंदर की ओर भागा और रंगी के पिछवाड़े लगे झाड़ झंखाड़ में जा छिपा। बच्चे बहुत देर तक उसे ढूंढते रहे। रंगी को जब पूरी बात पता चली तो उसने डांटते हुए कहा, क्या जरूरत थी तुझे बाहर झांकने की? जहां जाना हो मेरे साथ चला कर। अकेला जाएगा तो तुझे कोई पकड़ कर ले जाएगा, फिर कभी नहीं लौट पाएगा। अपनी माँ के पास भी नहीं। अंदर देख, तेरे लिए कुरकुरा बिस्कुट लाया हूँ, इसे खाकर देख। मैं भी कुछ खा लूं, फिर हम दोनों बांसुरी बजाएंगे। रंगी ने जब बांसुरी बजाना शुरू किया तो ऐसा लगा कि जो कुछ जहां था वहीं थम सा गया। पास बहती नदी उसकी धुन पर ही थिरकने लगी। पत्ते उसके साथ ही हिलने डुलने लगे। जो वहां से गुजरता थोड़ी देर के लिए रुक जाता। अब तो ये हर रोज का क्रम बन गया। जल्दी ही मुझको भी बांसुरी बजाना सीख गया। एक दोपहर जब रंगी के साथ बैठा तरह तरह की धुनें निकाल रहा था, तभी एकाएक बहुत सी चिड़ियों का झुंड झप से वहां आ बैठा। मुट्ठू ने तुरंत पहचान गया। ये तो वही चिड़िया थी जिनके साथ उसने दौड़ने की शर्त लगाई थी। चिड़िया बोली, मुट्ठू, हम न जाने कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। पूरा जंगल छान मारा मगर तुम कहीं नहीं मिले। तुम्हारे माता पिता भी परेशान हैं। उनका रो रो कर बुरा बुरा हाल है। भला हो इस बांसुरी का। इतनी मीठी धुन थी कि उड़ते उड़ते भी हम देखने लगे कि कौन बजा रहा है। देखा तो तुम पर नजर पड़ी।
अब चलो हमारे साथ। मुटकू चिड़ियों के मिल जाने से बहुत खुश था। वो तो सोच रहा था कि इस तरह भाग आने पर चिड़िया उसका मजाक उड़ाएंगी, लेकिन वे तो उससे साथ चलने को कह रही थी। उसने रंगी से कहा, तो वो बोला, चले क्यों नहीं जाते? चला जाऊंगा तो बांसुरी कैसे सीखूंगा? मुटकू ने कुछ नाराजगी से कहा, बांसुरी तो तुम सीख चुके हो, अब तो बस अभ्यास बाकी है। जितना अभ्यास करोगे उतना ही अच्छा बजाओगे। रंगी ने कहा, अगर कुछ नया सीखना हुआ तो कभी भी चले आना। रंगी बोला, कभी भी चले आने के लिए तो ऐसे कह रहे हो जैसे जब आऊंगा तब मिल ही जाओगे। मान लो तुम भी कहीं गए हुए हो तो। चिड़िया जो देर से इनकी बातें सुन रही थी बोली, रंगी भैया, हमें तो लगता है कि ये अपने घर जाना ही नहीं चाहता। यहाँ इससे कोई कुछ कहने सुनने वाला तो है नहीं। वहां तो कुछ भी उल्टा सीधा करता था तो माँ से डांट पड़ती थी। उसकी बात सुनकर रंगी ने कहा, क्यों मुटकू, क्या सचमुच तुम अपने घर नहीं जाना चाहते? नहीं रंगी, मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन मैंने अपनी माँ को इतना तंग किया है कि अब उनके सामने कुछ बनकर ही जाना चाहता हूँ। फिर उसने चिड़ियों से कहा, जाकर मेरी माँ को बता दो कि उनका बेटा सही सलामत है और वो अब उनसे मिलने तभी आएगा जब कुछ बन जाएगा। मुट्टू ने जिस आत्मविश्वास से बात कही थी, उसे देखकर चिड़ियों को तो आश्चर्य हुआ ही, रंगी भी दंग रह गई। चिड़ियों के जाने के बाद मुट्टू ने बांसुरी उठाई और दोगुने वेग से बजाने लगा। उसे लगा जैसे जंगल में उसकी माँ उसकी बजाई बांसुरी की धुन को पहचान रही है और सबसे कह रही है, बजा सकता है कोई मेरे बेटे जैसी बांसुरी? उस दिन के बाद से तो बस मुट्टू को सिवाय बांसुरी को कुछ याद नहीं रहा। रंगी ने ये देखा तो उसके लिए एक नई बांसुरी ला दी। एक सुबह जब हल्की हल्की धूप खिली थी, तब मुट्टू और रंगी एक पार्क में बैठे बांसुरी बजाने का अभ्यास कर रहे थे। खरगोश को बांसुरी बजाते देख वहां भीड़ लग गई। ये तो संसार का सबसे बड़ा अजूबा है। किसी खरगोश को आज तक किसी ने बांसुरी बजाते नहीं देखा। कई छोटे छोटे बच्चे अपने माता पिता से उस खरगोश को लेने की जिद करने लगे। रंगी ने ये देखा तो खतरे को भांप लिया। अगर कोई मुट्टू को उठाकर भाग गया तो वो क्या कर लेगा? उसने फौरन उसे गोद में उठाया और चल दिया। वो जल्दी से अपने घर पहुंच जाना चाहता था, लेकिन अगर लोग घर भी आ पहुंचे तो वो क्या करेगा? उसने लंबा रास्ता पकड़ा, जिससे किसी को पता न चल सके कि वो कहाँ रहता है। लेकिन दुर्भाग्य से आगे जाने पर एक आदमी ने उससे पूछा कि क्या वो खरगोश को बेचेगा? रंगी ने कोई जवाब नहीं दिया और बिना रुके चलता ही चला गया। वो आदमी पुकारता ही रह गया कि वो उसे खरगोश के मुंह मांगी कीमत देगा। उधर मुट्टू को उस खतरे का एहसास तक नहीं था जिससे रंगी उसे बचाए लिए जा रहा था। वो बांसुरी बजाने की जिद करने लगा। रंगी ने उसे समझाया, मुट्टू अभी चुप रहो, कुछ लोग तुम्हें छीन ले जाना चाहते हैं। अभी तुम चुप रहो, घर पहुंचकर बांसुरी बजा लेना। मुट्टू चुप तो हो गया, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया कि रंगी ऐसा क्यों कह रहा है। घर पहुंचकर रंगी ने राहत की सांस ली और मुट्टू को खास हिदायत दी कि वो किसी भी सूरत में घर से बाहर न निकले। रंगी उसके लिए नरम घास भी ले आया। उसने मुट्टू से कहा, देखो कुछ लोग तुम्हें छीन ले जाना चाहते हैं, इसलिए यदि कोई मुझसे मिलने आए तो तुम टोकरी के भीतर छिप जाना। मुट्टू को ये बात बुरी लगी। आखिर वो क्यों टोकरी में छिप जाए? उसे क्यों कोई छीनना चाहेगा? तब रंगी ने उसे बताया कि शायद पूरी दुनिया में वो अकेला खरगोश है जो बांसुरी बजाता है, इसलिए कोई भी उसे पकड़कर लाखों रुपए में बेच देगा। फिर रंगी कुछ सोचता हुआ बोला, मुट्टू, तो अपने माता पिता के पास लौट जा। कम से कम वहां तुझे कोई किसी जालिम के हाथों बेचेगा तो नहीं। बहुत देर तक रंगी मुट्टू से तरह तरह की बातें करता रहा। रात में सोया तो सपने भी ऐसे ही आए कि कभी कोई भेड़िया मुट्टू के पीछे भाग रहा था तो कभी कोई राक्षस उसे उठा कर ले जा रहा था। रंगी सुबह उठा तो उसका सिर घूम रहा था। उसने देखा मुट्टू वहां कहीं नहीं है। हाँ, दूर से आती बांसुरी की मधुर धुन उसे जरूर सुनाई दी। जरूर ये मुट्टू ही होगा। इसे कितना समझाया मगर मानता ही नहीं। सोचता हुआ रंगी बाहर गया तो देखा कि मुट्टू कुएं की जगह पर बैठकर बांसुरी बजा रहा है। कोई एक धक्का दे तो सीधे कुएं में जा गिरे। रंगी तो गुस्से में था ही। उसने उसे कान से पकड़ा और अंदर ले आया। डांटते हुए बोला,
तो उससे मना किया है कि बाहर मत जा, मगर मानता नहीं, ऊपर से बांसुरी भी बजा रहा है। उसकी बात सुनकर मुट्ठू को भी गुस्सा आ गया। चिल्लाते हुए बोला, इस बांसुरी के कारण मैं वापस अपने घर नहीं गया। अब तुम चाहते हो मैं इस बांसुरी को भी न बजाऊं, लेकिन मैं इसे बजाऊंगा और जरूर बजाऊंगा। कहते हुए मुट्ठू ने बांसुरी को मुंह से में दबाया और एक ओर कूदता हुआ भाग गया। रंगी उसे पकड़ने दौड़ा। रंगी को अपने पीछे भागते देख मुट्ठू दौड़ता हुआ एक सूखे नाले में घुस गया। रंगी को पता भी न चला कि मुट्ठू कहाँ गया। वो बहुत देर तक इंतजार करता रहा कि मुट्ठू अब आया तब आया, लेकिन वो नहीं लौटा। उसे लौटा न देख रंगी वापस चला गया। वो उदास था, सोच रहा था कि मुट्ठू अब किसी भी तरह लालची लोगों से नहीं बचेगा। वो बांसुरी बजाए बिना नहीं मानेगा और कोई न कोई उसे सर्कस वालों के हाथ भेज देगा। उधर मुट्ठू जब दौड़ता दौड़ता थक गया तो सूखे नाले से बाहर निकल आया। वो बुरी तरह थक गया था। सामने ही सरसों का खेत था। उसने बांसुरी को एक तरफ रखा और सरसों के नरम पत्तों को खाने लगा। उसकी गुलाबी आंखें खुशी से चमक रही थी और मूछें तेजी से हिल रही थी। जब उसका पेट अच्छी तरह से भर गया तो वो वापस लौटा, मगर ये कर उसकी बांसुरी तो वहां थी ही नहीं। उसने इधर-उधर देखा, कहीं नाले में न गिर गई हो। ये सोचकर नाले में झाँका, लेकिन उसे बांसुरी नहीं दिखाई दी। हो सकता है मेरा पीछा करते रंगी यहाँ पहुँच गया हो और बांसुरी उसने उठा ली हो। मुट्ठू मन ही मन रंगी को बुरा-भला कहने लगा। उसे ये भी लगा कि रंगी को इसका इतनी अच्छी तरह से बांसुरी बजा लेना पसंद नहीं आया। लेकिन अब बांसुरी कहाँ से मिलेगी? क्या फिर उसे रंगी के पास जाना होगा? वापस ही जाना था तो वहाँ से भागा ही क्यों? हर जगह से भागता ही रहता है, कभी कभी घर से, कभी रंगी के पास से। उसने मन ही मन कहा। मुझको रोने तो हो आया। उसे अपनी माँ की याद सताने लगी। तभी किसी ने जंगल में पुकारा, मुटकू मुटकू। उसने चारों ओर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। फिर जोर से कहा, रहा बुद्धू का बुद्धू ही। मुटकू ने आवाज की दिशा में देखा। घने बरगद के पेड़ पर एक बंदर बैठा था। उसके हाथ में मुटकू की बांसुरी थी। मैं इसको बजाऊं मुटकू? बंदर ने इतराते हुए कहा। बजाओ, मगर तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम है? क्यों, नाम में क्या है? हो सकता है तुम्हारा नाम मुटकू न होकर छुटकू या कटकू होता। बंदर की बात मुटकू की समझ में नहीं आई। उसने कहा, भाई मेरी बांसुरी लौटा दो। मैं तुम्हें ऐसी ऐसी धुनें सुनाऊंगा कि तबीयत खुश हो जाएगी। तुम मुझे क्या सुनाओगे? मैं खुद जो बजा लूंगा। कहते कहते बंदर ने बांसुरी बजाने की बहुत कोशिश की, मगर उससे कोई आवाज न निकली। अंत में उसने तंग आकर बांसुरी नीचे फेंकते हुए कहा, लो तुम ही बजाओ अपनी बांसुरी। मुटकू ने फौरन नीचे पड़ी बांसुरी उठा ली, उसकी मिट्टी पहुंची, फिर उसे बजाने लगा। अब तो बंदर से भी न रहा गया। वो तुरंत पेड़ से उतरकर मुटकू के पास आ बैठा। पूरे जंगल में बांसुरी की धुन गूंज रही थी। बहुत से तोते कबूतर मुटकू के आसपास जमा हो गए थे। खेतों में काम करते किसान भी दौड़े आए थे। जब उसने बांसुरी बजाना खत्म किया तो वो उन सबका हीरो बन बैठा। शाम को बंदर ने उसे मीठे फल तो लाकर दिए ही, अपनी पीठ पर बैठाकर पूरे जंगल की सैर भी कराई। एक दिन टीवी के दो संवाददाता जंगल से गुजर रहे थे। उनके कानों में भी बांसुरी की मधुर धुन पड़ी। वे आवाज का पीछे करते वहीं जा पहुंचे जहां से वो मीठी धुन आ रही थी। देखा कि एक खरगोश मिट्टी की धूप पर बैठा बांसुरी बजा रहा। एक बंदर बिल्कुल बिल्कुल उसके बाजू में बैठा था। कई पशु पक्षी भी थे। यह अद्भुत दृश्य टीवी का कैमरामैन तुरंत अपने कैमरे में कैद करने लगा। संवाददाता बांसुरी बजाते खरगोश की तरफ बढ़ा। उसे आते देख पक्षी तो उड़ गए, मगर खरगोश पर कोई असर नहीं पड़ा। संवाददाता बात करने लगा तो बंदर ने उसकी बातों का जवाब दिया। मुटकू तो बांसुरी बजाने में ही तल्लीन था। उसी शाम लोगों ने अपने अपने टीवी पर बांसुरी बजाते खरगोश को देखा। वो समाचार लोगों को इतना पसंद आया कि उस चैनल ने उस खबर को बार बार दिखाया और कई विदेशी चैनल तो उस संवाददाता के पीछे पड़ गए कि उन्हें भी उस खरगोश का पता ठिकाना बताया जाए। सारे अखबारों पत्रिकाओं में मुट्ठू की धूम मच गई। उसे संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य कहा गया। रातों रात मुट्ठू ग्रीटिंग कार्ड्स और कैलेंडर्स पर छा गया। लेकिन जितना मुट्ठू लोकप्रिय हुआ, उतने ही उसकी जान का खतरा बढ़ गया।
रंगी को तो ये पहले से ही शक था। 2 स्मगलर्स को लगा कि अगर वो मुक्कू को चुराकर विदेश में बेच दें तो उन्हें मोटी आमदनी हो सकती है। इसलिए उन्होंने उस टीवी संवाददाता से संपर्क किया। उससे मुक्कू का पता पूछने लगे। जब वो बताने को राजी नहीं हुआ तो उन्होंने उसे देख लेने की धमकी दी। संवाददाता को समझते देर न लगी, मुक्कू की जान को खतरा है। उसने फौरन अपने अफसर से संपर्क साधा और जंगल की तरफ रवाना हो गया। कहीं वो इसके लिए खुद को भी दोषी मान रहा। न वो टीवी पर मुक्कू के बारे में दिखाता, न उसकी जान के लिए खतरा बढ़ता। उधर रंगी ने भी टीवी पर ये खबर देखी थी। उसे भी जानते देर न लगी कि मुक्कू परेशानी में फंस सकता है, लेकिन वो कहाँ है ये उसे भी पता नहीं था। उसे खोजने वो उसी नाले के किनारे चल पड़ा जिसमें वो भागा था। लेकिन मुक्कू तो इन सब बातों से बेखबर था। वो तो अपनी तारीफ सुन सुनकर फूला नहीं समा रहा था। बंदर उसके लिए तरह तरह के फल लाता। चिड़ियों ने रात दिन लगाकर उसके सोने के लिए नरम बिस्तर बना दिया था। हाथी दादा उसके लिए सूंड में भरकर मीठा पानी लाते थे। गायें जब वापस लौटती तो उसके लिए नरम घास ले आती। मधुमक्खियों ने पत्तों के दोने बनाकर उसके लिए ढेर सारा शहद इकट्ठा कर दिया था। उधर टीवी का संवाददाता जल्दी से जल्दी मुक्कू के पास पहुंचना चाहता था, जिससे वो उसे अपहरणकर्ताओं से बचा सके। तो तभी उसे अपनी ओर आते 2 आदमी दिखाई दिए जो उससे मुक्कू का पता पूछ रहे थे। संवाददाता बेड पर लगी मूछ के पीछे छिप गया। वे उधर-उधर देखे जा रहे थे और कह रहे थे, अगर ये खरगोश अपने हाथ लग गया तो चांदी ही समझो। विदेशी बाजार में इसकी मुंह मांगी कीमत मिलेगी, मगर ये मिलेगा कहाँ? ये भी तो हो सकता है कि कोई हमसे भी पहले उसे पकड़ ले गया हो। संवाददाता ने ये सुना तो पछताने लगा। ये उसने क्यों किया? न वो उसे टीवी पर दिखाता, न उसकी जान खतरे में पड़ती। वो छिपता छिपाता और तेजी से चलने लगा। उसे जल्दी से जल्दी मुक्कू तक पहुंचना था। उधर संयोग से रंगी उसी पेड़ के नीचे पहुंचा जहां बंदर ने मुक्कू की बांसुरी चुरा ली थी। कूदता हुआ बंदर वहां आया तो रंगी के मुंह से निकला, मेरा मुक्कू भी ऐसे ही कूदता हुआ आता था। रंगी के मुंह से मुक्कू का नाम सुनकर बंदर रुक गया। बोला, तुम मुझे कैसे जानते हो? यही बात तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, रंगी ने कहा। मुक्कू मेरा दोस्त है, बंदर बोला। तुम्हारे दोस्त की जान खतरे में है। रंगी के कहने पर बंदर गुस्से से भर गया। बोला, कौन मेरे दोस्त की जान लेना चाहता है? कहीं तुम तो नहीं? रंगी बंदर की बात सुनकर हंसते हुए बोला, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मुक्कू मेरा दोस्त है। क्या मैं अपने दोस्त की जान लेना चाहूंगा? मैं तो उसे बचाने आया हूँ। उसकी बात से बंदर बहुत खुश हो गया। बोला, चलो मैं तुम्हें अभी मुक्कू से मिलवाता हूँ। कहता वो बंदर आगे आगे चला और रंगी पीछे पीछे। मुक्कू इस वक्त बड़े मजे से गेहूं की बालियां खा रहा था। उसने बंदर के साथ रंगी को आते देखा तो उसके होश उड़ गए। उसे लगा कि रंगी जरूर उसे पकड़ने आया है। मुक्कू ने तो एक छलांग लगाई और खेतों के बीच में गायब हो गया। वो अपनी बांसुरी भी वहीं छोड़ गया। रंगी जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुक्कू कहीं मत जाओ, मैं तुम्हें पकड़ने नहीं आया, मैं तो तुम्हें बचाने आया हूँ। मगर मुक्कू ने इसकी एक न सुनी। वो तो सरपट दौड़ता ही चला गया। जंगल में 2 आदमी खड़े थे। उन्होंने मुक्कू को देखा तो कहा, चलो इससे पूछते हैं। उन्होंने कहा, क्या तुम्हारे इस जंगल में बांसुरी बजाने वाला खरगोश रहता है? हाँ है, मगर तुम्हें कैसे पता? मुक्कू बोला, हमने उसका कार्यक्रम टीवी पर देखा था, हम उससे मिलना चाहते हैं। बेचारा मुक्कू, उसे क्या पता था कि ये तो उसे पकड़ने आए हैं। वो बोला, मैं ही तो हूँ वो मुक्कू जो बांसुरी बजाता है। ये सुनना था कि वे दोनों खुशी से चिल्लाए, अरे ये तो अपने आप हमारे जाल में आ फंसा। देखो भागने तो न पाए। अब मुक्कू फिर से सर पर दौड़ा। वे भी गिरते पड़ते उसके पीछे भागे। मुक्कू खेतों खेतों भागते हुए सड़क पर पहुंचा। वहां एक जीप खड़ी थी। उसी में जा छिपा। तभी जीप दौड़ने लगी। वो कहाँ जा रहा था उसे पता नहीं था। जीप सड़कों के बीचों बीच दौड़ती हुई एक इमारत के सामने रुक गई। कोई किसी से कह रहा था,
अरे यार, उस बांसुरी वाले खरगोश को बचाने गया था, पता चला वो तो कहीं भाग गया। चलो अच्छा ही हुआ, कम से कम अपहरण करने वालों के चंगुल से तो बच गया। मुट्टू ने सुना तो उसके कान खड़े हो गए। मुट्टू तुरंत कूदता हुआ जीप से बाहर निकला। टीवी के संवाददाता ने उसे देखा तो चौंक गया। मुट्टू उससे बोला, मैं ही हूँ बांसुरी बजाने वाला खरगोश, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? संवाददाता ने ये सुना तो खुश हो उठा। बोला, तुम्हारी बांसुरी कहाँ है? सुनकर मुट्टू ने उसे रंगी के बारे में बताया। उससे बचकर भागा तो कैसे? उसे दो पकड़ने वाले और मिल गए। उनसे बचने के लिए वो इस जीप में छिप गया। संवाददाता की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने कहा, पहले तो तुम्हारे लिए एक बांसुरी खरीदी जाए, फिर एक लंबा कार्यक्रम रिकॉर्ड किया जाए। लेकिन मुट्टू बोला, भैया, आपने बताया कि आपने एक बार मुझे बांसुरी बजाते दिखाया तो इतने लोग मेरे पीछे पड़ गए। अब मुझे ऐसा नहीं करना। आप तो मुझे मेरे घर पहुंचा दो। मैंने कसम खा ली है कि अब चिड़ियों से तो क्या, कभी किसी से मुकाबला नहीं करूंगा। संवाददाता को भी लगा कि मुट्टू ठीक कह रहा है। हो सकता है कि कई बुरे लोगों को मुट्टू के बारे में पता ही न। अब अगर उन्होंने देख लिया तो? लेकिन क्या बुरे लोगों के डर से कोई अच्छा काम किया ही नहीं जाएगा? आखिर अच्छे लोग भी उस कार्यक्रम को देखेंगे। फिर कार्यक्रम के दौरान देखने वालों से ये अपील भी की जा सकती है कि वे मुट्टू को बचाएं। खास तौर से बच्चे उसका विशेष ध्यान रखें। बच्चों का तो मुट्टू पहले ही सुपरस्टार बन गया था। पहले तो मुट्टू ने आनाकानी की, मगर बहुत कहने पर मान गया। टीवी के डायरेक्टर को जब ये बात पता चली तो वो बहुत खुश हुए। मुट्टू के लिए एक सुंदर बांसुरी मंगाई गई। चैनल वालों ने इस बात को बहुत गोपनीय रखा। वे मुट्टू के कार्यक्रम को एक्सक्लूसिव कार्यक्रम की तरह पेश करना चाहते थे। लेकिन न जाने कैसे दूसरे चैनल वालों को मुट्टू की खबर लग गई। वे सब मांग करने लगे कि वे भी उसके कार्यक्रम को रिकॉर्ड करना चाहते हैं। एक ने तो कोर्ट में मुकदमा दायर कर उस संवाददाता और उसके चैनल पर आरोप लगाया कि उन्होंने मुट्टू को कैद करके रखा हुआ है, उसे मुक्त किया जाए। उधर एनिमल राइट्स वाले भी आदम थे। उनका कहना था कि ये जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि एक खरगोश से बांसुरी बजवाई जाए, क्योंकि बांसुरी बजाना आदमियों का काम है, न कि खरगोश का। मामला अधिक पेचीदा न हो जाए, इसके लिए चैनल वालों ने जल्दी-जल्दी मुट्टू की रिकॉर्डिंग की और वही संवाददाता रातों रात उसे उसके घर छोड़ आया। मुट्टू की माँ उसे देखकर बहुत खुश हुई। फौरन उसके लिए नरम गाजर खाने के लिए लाई। सुबह जब चिड़ियों ने मुट्टू को देखा तो वे खुशी से नाचने गाने लगे। बहुत सुंदर कहानी दीदी, और सिर्फ कहानी ही नहीं है, इसमें बहुत सारी शिक्षा भी है कि कभी-कभी बच्चे ऐसे ही बिना सोचे समझे जो काम करते हैं उसका परिणाम क्या होता है। और ये तो जी। मुटकू का सौभाग्य ही था कि उसको रंगीला मिला, नहीं तो हुँ। दूसरे लोग जो सर्कस वाले थे और बाकी लोग जो उसको पकड़ने वाले थे, कहीं वो उनके हाथ चढ़ जाता तो न जाने क्या होता। तो बहुत जी। सुंदर कहानी थी, और इस बीच में आपकी कहानी सुनने के लिए फ़ेसबुक से हमारे साथ बहुत सारे साहित्यकार, लेखक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिसमें डॉक्टर नागेश पांडे संजय जी हैं। आपके लिए लिख रहे हैं, दीदी, शमा दीदी मेरी हमेशा से ही प्रिय कथाकार हैं। बाल कहानियों को बुनने की उनकी कला अनूठी है। ये त्रियोपम शैली में लिखती हैं, उनका लिखा हुआ किसी फ़िल्म देखने जैसा महसूस होता है। तो उन्हें ये धन्यवाद। डॉक्टर नागेश पांडे हैं। जी। हेमंत जी लिखते हैं, वरिष्ठ बाल साहित्यकार कवि हेमंत जी लिखते हैं, ये कहानी पढ़ने सुनने में बच्चों को निश्चित रूप से बहुत ही आनंद आएगा। और हमारे साथ गोपाल शर्मा जी लिखते हैं, आप बहुत ही दिलचस्प और रोचक प्रस्तुति थी कहानी की। इसके साथ ही और भी बहुत सारे लोग हैं, हेमंत जी फिर लिखते हैं कि बहुत कहानी की बुनावट बहुत अच्छी थी। भारत से ही सुनंदा सक्सेना दीदी, डॉक्टर सुनंदा सक्सेना जो आर्कियोलॉग भी हैं और कवित्री भी हैं, वो भी आपको प्रणाम प्रेषित कर रही हैं और कहानी के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ दे रही हैं। और हमारे वरिष्ठ
बाल साहित्यकार समीर गांगुली दादा भी आपको कह रहे हैं, आपको सुनने के लिए मैं हाजिर हूँ। बहुत बढ़िया कहानी है। पवन शर्मा जी को भी बहुत मजा आ रहा है आपकी कहानी सुनने में, आप भी कवि हैं। और दूसरी साहित्यकार मुक्ति शर्मा दीदी हैं, मुक्ति शर्मा दीदी भी लिख रही हैं कि बहुत सुंदर कहानी है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है सुनने में भी। स्मिता श्रीवास्तव जुड़ गई हैं भारत से, वो भी आपकी कहानी के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रही हैं। हमारे नवोदित बाल साहित्यकार हैं शिराज अहमद जी, बहुत अच्छा लिखते हैं लखनऊ से, उन्होंने भी आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं दी हैं। तो हमारे साथ बहुत अच्छे दर्शक भी जुड़ गए हैं। और इसके साथ एक जो मैंने परिचय देखा और ढूंढा आपको, उसमें एक बहुत नायाब बात थी जो मुझे दूसरे साहित्यकारों में नहीं मिली, कि आपकी जो कहानियां थी, कुछ कहानियां जिसकी 90,000 प्रतियां प्रकाशित हुई वो नेशनल 2021 बुक में। ट्रस्ट से छपी हुई पुस्तकें हैं, नेशनल बुक ट्रस्ट से। उनकी जी 20,000 प्रतियां छापी गई थी और 90,000 टोटल। तो ये वहां से ही हाँ, उनका उसमें मैसेज लिखा मुझे आया। जी, एक रात जंगल में, बोलने वाली हाँ, घड़ी, बुलबुल और मुन्नू, मेरी फुटबॉल, ये आप और आपकी चुनिंदा कहानियों की 90,000 प्रतियां छपी। ये तो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जैसा है। वैसे तो आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ ही दिया, भारत का रिकॉर्ड तो नहीं तोड़ ही नहीं, दिया था। पहली साहित्य अकादमी का पुरस्कार आपको मिला था, पहली महिला साहित्य अकादमी का पुरस्कार आपको प्राप्त हुआ था उस समय। और आप, जैसा मुझे जानकारी मिली, पढ़ा मैंने, आपने 18 वर्ष की उम्र से लिखना शुरू कर दिया था। जी जी जी। अ, अगर समय है तो मैं 2 मिनट में अपनी जी बात दीदी। बताऊंगी क्यों लिखना शुरू जी किया। बिल्कुल बिल्कुल। ये था कि जी मेरे घर का माहौल काफी साहित्यिक साहित्यिक था। मेरे माता पिता भी, अ, यद्यपि उनकी दिलचस्पियां पौराणिक साहित्य, वेदकालीन साहित्य, रामचरितमानस, इन सब में थी। और मेरी माँ के पसंदीदा लेखक जयशंकर प्रसाद जी और गोस्वामी तुलसीदास जी थे। तो मेरी माँ का पता नहीं ऐसा, और मेरे बड़े भाई खुद साहित्य में बहुत अनुराग रखते थे। वो यहाँ देशबंधु कॉलेज में दिल्ली में पढ़ाते थे। तो मैं उनके साथ ही पढ़ने आई थी और बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था। तो उन्होंने बुलाया था मुझे यहाँ। तो छुट्टियां हो जाती थी तो गांव चले जाते थे। ये 1975 की बात है। तो मैं एक दिन, गांव था, कच्चा घर था, 2 कमरे उसमें पक्के थे और बिजली थी। लेकिन जितनी, जो भी जिसको कहना चाहिए, बहुत कम सुविधाएं जैसी बात थी। तो वहां पे मैं जमीन पर लेटी हुई थी। घर में एक बहुत बड़ा सा रेडियो था और उसका काम था, उसमें हम लोग गाने वाने सुनते थे या समाचार सुनना। समाचार सुनने का शौक था सब लोगों को। तो उसमें एक खबर, ये 26 जून 1975 की बात है, मुझे अच्छी तरह से अब भी याद है। तो एक खबर, 2 खबरें आई कि एक तो भारत में आपातकाल लगा दिया गया है और दूसरी खबर ये थी कि ये वर्ष संयुक्त राष्ट्र ने अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया है। तो पता नहीं मुझे क्या सूझा, एक पुराना रजिस्टर लिया, उसके पन्ने फाड़े और उसमें अपने कच्चे पक्के राइटिंग में महिलाओं की जो स्थिति है उस पर एक लेख लिखा। और घर में एक पुराना अखबार रखा था, तो उससे पता लिया और लिफाफे पे लिखा और फिर जाके पोस्ट कर दिया टिकट लगा के। तो वही मेरे बड़े जीजाजी रहते थे, वो बैंक में बड़े अधिकारी थे और बहन मेरी कॉलेज में पढ़ाती थी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि 3-4 दिन बाद जीजाजी घर में आए और बोले कि भाई, तुमने कोई कहा वो लेख लिखा था। मैंने कहा जी, कि वो छपा है। और अरे उन्होंने वाह। वो दिखाया तो वो अमर उजाला के एडिट पेज पर छपा हुआ था, बड़ा सा लेख। तो एक तरीके से किसी चीज को ट्रिगर करने का कोई पॉइंट होता है ना। तो न जान न पहचान, मैं गांव की एक लड़की और उम्र भी उतनी नहीं, और बिना किसी कारण के, मतलब किसी, जैसे आमतौर पर कहते हैं ना, बिना परिचय के कोई छपता ही नहीं है। तो वो लेख छप गया और मेरी माँ के लिए ये
और मेरे अन्य घर वालों के लिए, मेरे बड़े भाई के लिए ये बहुत बड़ी बात हुई। तो घर के जो 2 कमरे थे, उनमें बाहर के कमरे पे एक बहुत बड़ा कमरे में एक बहुत बड़ा पलंग सा था। आने-जाने वाले उस पलंग पर ही बैठते थे। सोफ़ा कल्चर गाँव में नहीं थी उस तरह से, आज भी शायद ना हो या हो, तो वहाँ पे वो अखबार रख दिया गया। अब घर में जो भी गाँव का कोई आदमी आ गया, कोई महिला आ गई, कोई बच्चा आ गया, सबको जता-बता के कि देखो हमारी लड़की का इसमें लेख छपा है। तो उस चीज़ ने मुझे जैसे लगा कि अच्छा, मैं लिख भी सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ। तो फिर छुट्टियाँ खत्म हो गई, मैं लौट कर आ गई गाँव से और मन में ये एक बात आ गई कि मुझे लिखना है। और लिखने का वो भी था कि मेरे भाई चूँकि साहित्यिक बहुत अभिरुचि के थे, साहित्य ही पढ़ाते थे, तो उनको नई से नई किताबें मुझे लाइब्रेरी से देते थे लाके। तो उस ज़माने में सारे जितने भी ये बड़े लेखक थे, उस समय और आज भी वो बड़े ही हैं, हमारे आदरणीय हैं, चाहे वो भारती जी थे, कमलेश्वर जी थे, मोहन राकेश, उषा प्रेमवदा, कृष्णा जी, मनु जी, सब भाई साहब किताबें लाके देते थे और मैं सब पढ़ती थी। तो लेख और फिर सारी पत्रिकाएँ भी घर में आती थी। तो एक मन में आ गई ये बात कि हाँ, लिखना बहुत अच्छी बात है और घरवालों से भी ये सपोर्ट मिला। आम तौर पर लड़कियों को घरवालों से सपोर्ट नहीं मिलता है, लेकिन मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे अपने घरवालों से इस बात के लिए काफ़ी सपोर्ट मिला और मेरे बड़े भाई जो हैं, वो पढ़ाई लड़कियों को पढ़ना चाहिए और आत्मनिर्भर होना चाहिए। आज वो दुनिया में नहीं हैं और वो 90 वर्ष के होते, अगर होते तो उनका ये सोच बहुत ही लिबरल माइंडेड, लड़कियों को सब कुछ चुनने का अधिकार है, यहाँ तक कि विवाह करने का भी। ये मैं उनके अनुपस्थिति में बता रही हूँ। तो उन्होंने उनके देखा-देखी भी वो तो वहाँ कॉलेज में मैं पढ़ती थी, तो वहाँ हमारी अध्यापिका थी, जो मेरे भाई की सीनियर थी, डॉक्टर राजकुमारी प्रसाद। तो उन्होंने कहा वहाँ मुझे नाटकों में पार्टिसिपेट करने का, डिबेट्स में पार्टिसिपेट करने का बड़ा शौक था। तो उन्होंने देखा वो एक नाटक में मैंने पार्टिसिपेट किया तो उन्होंने देखा और कहा कि भई तुम रेडियो चलो मेरे साथ, आकाशवाणी। तो मैंने मुझे डर भी लगा, पता नहीं आकाशवाणी क्या होती है। तो उन्होंने कहा तू चल और वो मुझे अपने साथ गाड़ी में ले गई और मैं उस उनकी हमेशा शुक्रगुज़ार रही। वो मुझे अपने साथ आकाशवाणी ले गई और उन्होंने मुझे वहाँ युवावाणी में मिलवाया क्योंकि मेरे उम्र के लोग युवावाणी में जा सकते थे। तो युवावाणी जी। में अब तो ये मुझे याद भी नहीं है कि मैंने क्या प्रोग्राम किया था। तो उसके ₹15 का चेक मिला। कोई अरे अकाउंट वाह! था नहीं। तो सामने रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया था। तो उस समय ये था कि आप रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में जाके अपना चेक एनकैश कर सकते थे। तो मैं ₹15 लेकर मतलब किसी बादशाह से कम नहीं थी कि ₹15 उस दौर में इतने ज़्यादा थे कि आप हर खर्चा आपका निकल जाए फिर भी कुछ पैसे बच बच जाएँ। जी। जब मैं हिंदुस्तान टाइम्स में थी तो मैंने वहाँ टाउन हॉल हुआ था, तो वहाँ पे बड़े-बड़े लोग लाखों की सैलरी पाने वाले थे, तो वहाँ मैंने उन्हें ये किस्सा सुनाया था कि ₹15 का मायने क्या था दिल्ली शहर में, गाँव की तो बात छोड़ जी। दीजिए कि 10 नए पैसे का टिकट दोनों तरफ से 10-10 पैसे का बस का होता था। 10 पैसे में बहुत अच्छी चाय मिल सकती थी, 50 पैसे में बहुत इतना भरपूर खाना मिलता था कि 3 लोग भी खा लें और फिर भी 20 पैसे तो ज़रूर बच जाते थे, उस ₹1 में से पूरे दिन घूम-घाम के और ₹1 का बस का पास बनता था जिससे आप पूरी दिल्ली में घूम सकते थे। तो फिर पहली घटना अमर उजाला की हुई, वहाँ लेख छपा और उसके बाद दूसरी घटना ये रेडियो की हुई और उसके बाद धीरे-धीरे मैंने खुद ही अखबारों के दफ्तर जाना शुरू किया। और मैं यहाँ ये बहुत जिन लोगों ने भी मुझे मदद की, उनके लिए बहुत जिसको बहुत आदर से ये कहना चाहती हूँ कि मुझे बहुत अच्छे लोग मिले। उन्हें लगता था कि एक लड़की है, आई है, कुछ करना आर्य समाजी ट्रेडिशन के लोग उन दिनों बहुत ज़्यादा थे। उन्हें लगता था एक लड़की आई है, ऐसे कुछ करना है, कुछ करना चाहती है। फिर उनके मन में एक सहानुभूति का भाव भी था कि इस लड़की के पिता ने, तो ये हुँ। भी। तो उस तरह से फिर मेरा लिखना इतना शुरू हो गया। मैं नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान, साप्ताहिक हिंदुस्तान,
कादम्बिनी, इन सब में लिखने लगी। और इस तरह से ये एक यात्रा फिर बाद में अगले वर्ष 77 में मुझे नौकरी हिंदुस्तान टाइम्स में मिल गई। और उसकी भी अरे लंबी वाह! कथा है, वो फिर कभी बताऊँगी। वहाँ मैंने काम किया लेकिन मेरा लिखना कभी नहीं रुका। और क्या आगे भी बताऊँ आपको? बिल्कुल, समय तो हमारे हो गया। दर्शक तो इसीलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि आप कभी सोशल मीडिया पर नहीं होती हैं और आपके प्रोग्राम का जब मैंने बैनर फ़ेसबुक पे डाला, सोशल मीडिया पे डाला तो सभी बहुत उत्सुक थे और सबने कहा, "ये कैसे हुआ? शमा दीदी तो कभी सोशल मीडिया में कहीं दिखती नहीं है आजकल, ये तुमने कैसे पकड़ लिया उनको?" तो आप बताइए बिल्कुल और सब लोग जुड़े हुए हैं, रुचिका शर्मा जी जुड़ी हुई हैं, बैंगलोर से बाल साहित्यकार हैं, सरिता सुराना जी जुड़ी हुई हैं, गोपाल शर्मा जी जुड़े हुए हैं और भी बहुत सारे लोग हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं, जो स्वयं भी साहित्यकार हैं, लेखक हैं, लेखिकाएँ हैं और वो सब आपको सुनना चाहती हैं दीदी। आप सुनाइए और हुँ। मैं भी जानना चाहती हूँ, मेरे मन में भी उत्सुकता है, थोड़ा-सा नंदन के बारे में भी बताइएगा? हाँ, ऐसा हुआ कि मैं जाने-आने लगी और चूँकि उम्र बहुत कम थी, तो छोटी-छोटी चीज़ों में बड़ी खुशी मिलती थी। एक छोटी-सी कहानी साप्ताहिक हिंदुस्तान में छप गई बच्चों की, या न हिंदुस्तान में कोई लेख छप गया, या हिंदुस्तान में कोई रिव्यू छप गया। नवभारत टाइम्स में एक बार बहुत बड़ा मेरा लेख छपा था पूरे पृष्ठ का, जो मैंने वृंदावन जाकर वहाँ के मंदिरों पर लिखा था, इस्कॉन टेम्पल उन दिनों वहाँ बन रहा था। तो उस तरह की चीज़ें थी, तो वहाँ हिंदुस्तान टाइम्स से मेरी मित्रता क्या, वो मुझसे बहुत बड़ी थी। शुभा वर्मा जी, उससे मेरा वो हो गया। और वो चूँकि जहाँ मैं रहती थी, वहाँ ही रहती थी, वहाँ से कुछ ब्लॉक आगे, तो कई बार उनसे मुलाकात हो जाती थी, मैं उनके घर भी चली जाती थी। तो एक दिन वो मेरे घर आईं, तो उन्होंने कहा कि देख, ये वैकेंसी निकली है लंदन में, तो तू अप्लाई कर दे। तो मुझे बड़ा वो लगा कि कैसे अप्लाई करूँ? मुझे तो कुछ आता नहीं है। तो उन्होंने कहा तू अप्लाई कर, अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है। मेरी माँ ने भी यही कहा कि भई अप्लाई करो, हो जाए तो अच्छा है। हाँ, भाई साहब थोड़ा इसके विरुद्ध थे, उन्हें लगता था कि एमए करो और एमए में अच्छे प्रीवियस में नंबर हैं, तो फिर फाइनल में फर्स्ट डिवीज़न आ जाए, तो इसके लिए अगर नौकरी मिल गई तो क्या होगा? तो फिर मुझे भी लगा कि नौकरी तो हो सकता है दोबारा ना मिले, क्योंकि उस समय ऑप्शन इतने नहीं थे लड़कियों के लिए। लेकिन एमए तो मैं नौकरी करते हुए भी कर लूँगी। तो ख़ैर वो प्रोसीजर शुरू हुआ और फिर दिसंबर के महीने में वहाँ से बुलावा आया हिंदुस्तान टाइम्स से। वहाँ रिटन टेस्ट हुआ और उसके बाद उसमें फिर मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। बहुत सारे लोग थे, बहुत सीनियर्स भी थे और उनको देख-देख के मैं घबरा रही थी कि मैं कहाँ आ गई हूँ, क्योंकि बहुतों को बहुत सालों का अनुभव था, उनके पास बहुत सारी किताबें थी। तो फिर वहाँ पे इंटरव्यू बोर्ड में जो मेरे बॉस थे और मेरे पिता तुल्य भी थे, श्री जयप्रकाश भारती, जो उस समय नंदन के संपादक थे, और हिंदुस्तान टाइम्स के डिप्टी जनरल मैनेजर गौरीशंकर राजहंस भी थे। तो उन्होंने इंटरव्यू लिया, बातचीत करते रहे। फिर राजहंस जी को पता नहीं क्या सूझा, तो उन्होंने पूछा कि आपके पिताजी क्या करते हैं? तो मैंने कहा सर पिताजी नहीं है। और इस बात ने उन्हें इतना, वो जिसको कहना चाहिए द्रवित करना ही कहेंगे, द्रवित करना ही कहेंगे, कि वो एकदम वो हो गए और कहने लगे आई एम सो सॉरी, मुझे आपसे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था। फिर कुछ और बात हुई, मैं बाहर निकल आई। फिर शुभा जी ने ही 2-4 दिन बाद आके खबर दी कि तेरा हो गया है। तो मेरे लिए तो ये उसके उस खुशी को बताना अभी भी संभव नहीं है शब्दों में। एक लड़की जो कहीं से चली थी और कहाँ उसे नौकरी, मतलब, और मैनेजमेंट का भी वो बहुत ह्यूमन स्वरूप था, जहाँ एक लड़की को आप इसलिए रखना चाहते हैं कि उसके पिता नहीं है। आज कितने लोग ऐसे मिलेंगे? आज टारगेट्स का ज़माना है, जी। टारगेट पूरे नहीं हुए तो आपके पर्सनल ज़िंदगी में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं। तो वो नौकरी मुझे मिली, मुझे कुछ नहीं आता था, बिल्कुल, बिल्कुल कुछ बहुत नहीं जानती थी, सिवाय थोड़ा बहुत लिखने के। तो वो फिर काम-वाम सीखती रही, मेरे सहयोगी भी थे, वो सीनियर्स थे, सब अच्छे थे।
उन्होंने खूब काम सिखाया और भारती जी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैंने बहुत बार लिखा भी है इसे कि भारती जी मेरे एमए फाइनल के एग्ज़ाम थे और मैं उसमें ये फरवरी में जॉइन किया, 1 फरवरी 77 को जॉइन किया मैंने और अप्रैल में एग्ज़ाम थे और मुझे मथुरा एग्ज़ाम देने जाना था। तो अब क्या किया जाए, छुट्टियाँ तो मिलेंगी नहीं। तो मैंने भारती जी से जाके तो बोले कि तुम्हारा किसी भी सूरत में ना 1 साल बर्बाद नहीं होना होना चाहिए। तुम ऐसा करो, शाम को चली जाया करो और एग्ज़ाम दे के फिर आ जाओ और यहाँ आ जाओ। तो उन्होंने मुझे इतनी छूट दी कि मैं शाम को अकेली मथुरा जाती थी और वहाँ अपने एक रिश्तेदार के घर रुकी थी और फिर रुकती थी और वहाँ से सवेरे इम्तिहान दे के 10 बजे इम्तिहान खत्म हो जाता था, 11 बजे की ट्रेन होती थी, तो 2 बजे तक दफ्तर पहुँच जाती थी। तो मैं उनकी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए प्रेरित किया और मैं अपनी सारी पढ़ाई मैंने नौकरी के बाद ही की है और पीएचडी और डिप्लोमा जर्नलिज्म सब मैंने नौकरी में किया। और तीसरी बात ये है कि फिर मेरा विवाह हो गया और मेरा विवाह जिनसे हुआ, उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारा प्राथमिक कर्तव्य लिखना पढ़ना है, तुम अपना लिखो पढ़ो। और उनका हर तरह से सहयोग, हर तरह से। आमतौर पे लड़कियों के साथ ये होता है कि उनकी सारी क्रिएटिविटी और उनका सारा सोच समझ शादी के बंधन में बंधने के बाद खत्म सा हो जाता है। वो उस पर कोई ध्यान भी नहीं देता क्योंकि उनका प्राथमिक कर्तव्य तो वही बच्चे पालना है, घर संभालना है, ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी कर लो। आपकी जी। क्रिएटिविटी भी कुछ है, आप कुछ करना भी चाहते हैं, इसके लिए मेरे हस्बैंड ने मुझे हमेशा ही तो मैं कहूँगी कि इस दौर में जब आमतौर पे पुरुषों की बैशिंग बहुत होती है, हर बात पे पुरुषों को ज़िम्मेदार भी ठहराते हैं कि भई ये नहीं है, वो नहीं है, तो मुझे जीवन में पुरुष बहुत अच्छे मिले। चाहे वो मेरे बड़े भाई थे, चाहे श्री गौरीशंकर राजहंस जी थे, वो अब नहीं है दुनिया में, चाहे भारती जी थे या मेरे पति कि मुझे कोई ऐसा जिसको एक्सप्लॉइटेशन कहते हैं लड़कियों के जीवन में, ऐसा कभी झेलना नहीं पड़ा। और उसके लिए मैं अपने घरवालों की, अपने मित्रों की, अपने सहयोगियों की और ईश्वर की भी बहुत उनको भी धन्यवाद देती हूँ कि जीवन ऐसा रहा। एक बात और दीदी, हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं कि आपका लेखन जो है, जितना प्रभावी बच्चों के लिए है, उतना ही प्रभावी लेखन आपका वयस्क लोगों के लिए भी है और प्रचुर मात्रा में आपने लिखा है, चाहे वो बच्चों का बाल लेखन हो या बड़ों का हो। तो इन दोनों का तालमेल आप कैसे बिठाती थी? अ, एक बात तो ये है कि एक बहुत अच्छी बात है जो मैंने शायद कभी किसी प्रोग्राम में नहीं कही है, वो ये है कि एक कहानी मैंने लिखी थी काला कानून नाम से और वो मेरे हस्बैंड सारिका का अंक लाए और उन्होंने कहा तुम्हारी कहानी छप गई है और वो सारिका अच्छा। का नवलेखन विशेषांक था और उसी दिन मेरे बेटे का जन्म हुआ। जिस दिन वो अंक बाजार में आया, उसी दिन मेरे बेटे का जन्म हुआ। तो मैं कहानियाँ बड़ों के लिए अरसे से लिखती रही हूँ। मेरे 11 कहानी संकलन बड़ों के लिए ही हैं। मैं स्त्रीवादी विषयों पर मेरी 5 किताबें हैं और 5 उपन्यास भी हैं और बच्चों के लिए तो आपको पता ही है कि बहुत सारी किताबें हैं। हिंदुस्तान टाइम्स का जिस दिन मैं अपना मेरा लास्ट वर्किंग डे था, मैं सीढ़ियाँ उतर रही थी और मैंने सोचा कि मुझे नए सिरे से शुरू करना है या ज़ीरो से शुरू करना है, क्योंकि हिंदुस्तान टाइम्स अब मेरा पास्ट है और पास्ट में आप कभी नहीं लौट सकते। आपको हमेशा आगे देखना पड़ता है अगर ज़िंदा रहना है तो। जी। तो मैंने शुरू किया और बहुत से अखबारों ने मुझे खुद संपर्क किया और बहुत से अखबारों से मैंने संपर्क किया और धीरे-धीरे ये हुआ पिछले साढ़े 11 सालों से लगभग मैं 9 अखबारों में कॉलम्स लिखती हूँ, एडिट पेज पर, एडिट आर्टिकल्स लिखती हूँ, जिसमें सारे बड़े अखबार शामिल हैं
चाहे वो जागरण है, अमर उजाला है, हिंदुस्तान है, नवभारत टाइम्स है, प्रभात खबर, ट्रिब्यून, पंजाब केसरी, सभी जगह। और इसपे ये है कि जी 2 अखबार ऐसे हैं जिनमें मैं साप्ताहिक कॉलम लिखती हूँ और 2 अखबार ऐसे हैं जिनमें मैं फोर्टनाइटली कॉलम लिखती हूँ और बहुत से दिल्ली के अखबार ऐसे हैं जिनमें महीने में 1 पीस लिखती हूँ, जैसे जागरण है, अमर उजाला, हिंदुस्तान वगैरह। इसके अलावा मैं कहानियाँ भी लिखती हूँ, बहुत सी कहानियाँ। अभी हंस में मई अंक में मेरी एक कहानी छपी सेलिब्रिटी नाम से, वनमाली में छपी दिल से, और जी मेरे बहुत से उपन्यास, मतलब 3 उपन्यास कंप्यूटर में हैं जिन्हें मैं अभी ठीक से देख नहीं पाई। इसके बच्चों के लिए तो मैं लिखती रहती हूँ, रेडियो के कार्यक्रम है, टीवी है। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, जो मुझे लगती है, वो ये है कि मैं घर के काम करना बहुत पसंद करती हूँ। अरे वाह मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है और मुझे जो भी मेरी माँ से मैंने सीखा या उस दौर की स्त्रियों से सीखा, अचार वगैरह डालने का भी काफ़ी शौक है, बाहर का अचार नहीं खाते हम लोग। तो मुझे उस अरे तरह वाह का, आपको क्योंकि इतना समय मिल जाता है वो इसके लिए मैं 2 चीज़ों को कहूँगी। एक तो लिंडा वुडमैन की एक पुस्तक है ज्योतिष के बारे में, सन साइंस। वहाँ पे लिंडा जी वुडमैन कहती हैं कि टाइम इज़ मनी एंड मनी इज़ टाइम, यानी कि वो टाइम मैनेजमेंट की बात करती है। तो शायद यही हुआ, जीवन भर टाइम को मैनेज किया, भाई टाइम वेस्ट नहीं करना है। मुझे बहुत ज़्यादा कहीं आने-जाने का शौक नहीं है। मैं सोशलाइज़िंग बहुत कम करती हूँ, गोष्ठियों में बहुत कम जाती हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम वही लिमिटेड है। पूरे जी दिन का समय मेरा 1:30 बजे तक लिखने में निकल जाता है, क्योंकि हर रोज़ मुझे किसी अखबार के लिए लिखना पड़ता है। और फिर दोपहर में खाना खा के फिर मुझे सोना भी होता है, मैं सोना चाहती हूँ, क्योंकि जीवन भर जिस चीज़ से मैं हो रही हूँ, एक तरीके से जिस चीज़ के प्रति आशा मान रही हूँ कि मैं दोपहर में नींद ले सकूँ। तो मैं दोपहर में सोती भी हूँ, फिर शाम को क्या 4 बजे के करीब उठ जाती हूँ और फिर मैं अन्य काम करती हूँ, कुछ लिखने का रह गया, फिर खाना भी पकाती हूँ। तो मुझे ये है कि मैं जैसे ये ब्रेक है मेरा, घर के काम मेरे लिए एक ब्रेक है। मैं हर वक़्त कंप्यूटर के सामने लैपटॉप लेके नहीं बैठी रह सकती। दूसरा जो लिखने का है, अक्सर जैसे आपने भी पूछा कि कैसे इतनी तरह की चीज़ें कि अखबारों में भी लिखती हूँ, कहानियाँ बच्चों की, बड़ों की, उपन्यास बच्चों के, बड़ों के, किताबें आती हैं हर साल। अ, इस साल भी 2 कहानी संकलन आएँगे बड़ों के लिए और बच्चों की किताबें भी। तो उसका एक, जब मैंने ये शुरू ही किया था, तो मैंने एक जो बांग्ला के बहुत मशहूर लेखक थे विमल मित्र जी, उनका एक इंटरव्यू पढ़ा और उसने जैसे मेरे लिए एक उसका काम किया, जैसे होता है ना कोई एक वाक्य आपको जीवन को संचालित करता है। तो उसमें लिखा था कि वो एक उनका बड़ा कमरा है और उसके 4 कोनों में 4 मेज़ें लगी हुई हैं और उसमें वो 4 उपन्यासों पर इकट्ठे काम करते हैं। अरे एक उपन्यास से मन भरा तो दूसरे पे चले गए, दूसरे से मन भरा तो तीसरे पे चले गए, तीसरे से मन भरा तो चौथे पे चले गए, फिर हो सकता है चौथे से लौट के तीसरे पे चले जाएँ और तीसरे से पहले पे चले जाएँ, इस तरह करते थे। तो मेरे साथ भी ये है कि कहीं ठहर गई, मान लीजिए अ, कहीं ठहराव हुआ, जैसे अखबारों की तो मजबूरी है, उसकी डेडलाइन मेंटेन करनी ही पड़ती है। भाई अखबार को अगर 1 बजे तक लेक चाहिए तो हर हाल में चाहिए, वहाँ ये लिबर्टी नहीं है। ये लेकिन बाकी लिखने में ये लिबर्टी है कि अगर मेरा बच्चों की कहानी से मन थोड़ा हो गया, कहीं अटक गई, तो मैं बड़ों की कहानी की तरफ चली जाती हूँ। अगर मेरा मन कोई लेख लिख रही हूँ और वहाँ मुझे लगा कि नहीं अभी बात इतनी बनी नहीं, तो मैं किसी और तरफ जाती हूँ। हाँ, मेरे यहाँ 4 मेज़ें नहीं हैं, मैं ऐसे ही काम करती हूँ जैसे आपसे बात कर रही हूँ, लेकिन कंप्यूटर के होने से ये सुविधा है कि मैं कोई भी फ़ाइल खोल के उस पे काम कर सकती हूँ। तो ये करती हूँ और फिर इन सब चीज़ों से भी मन ऊब गया, तो मैं फिर अपना घरेलू कोई
काम लेके बैठ जाती हूँ। जैसे कि हलवा बना दिया या खीर बना दी या अचार बना दिया या खाना पका दिया या पकौड़े बना दिए, जो जो मेरे हस्बैंड सुदीची खाना चाहे उनके लिए, या जब बच्चे छोटे थे तो उनके लिए। तो इस तरह होता है, मतलब एक तरह का स्विच ऑफ स्विच ऑन सिस्टम है कि अभी लेख लिख रही थी, उससे मेरा मन थोड़ा हट गया तो मैं दूसरी तरफ चली गई, दूसरी से तीसरी तरफ गई या फिर लौट के आई, या फिर मुझे ऑब्जर्वेशन, मुझे जैसे मैं कहीं भी जाती हूँ तो मुझे तरह तरह की चीजें दिखती हैं, वो पता नहीं मुझे कितना उन पर मैं किसी किसी दिन मैं अपने हस्बैंड से आके कहती हूँ कि मैं बाजार जाती हूँ ना तो मुझे चीजें दिखती हैं और मैं उन पर लिखती हूँ कुछ। मैं सॉफ्ट टॉपिक्स पर लिखती हूँ, नवभारत टाइम्स में अक्सर सॉफ्ट टॉपिक पर लिखती हूँ, और प्रभात खबर में भी कुछ अलग नाम से कॉलम है वो भी लिखती हूँ, उनका एडिट पे लिखती हूँ, एडिट पेज पर। तो वो चीजें भी मुझे कोई ऐसी गिलहरी दिख जाती है जो कि एक बार मैं तरबूज लेकर आई थी और मैं पार्क में रख दिया, मेरी सोसाइटी के भीतर ही बहुत बड़ा पार्क है, वहां मैंने बेंच पर रख दिया और मैं घूमने लगी, तो अचानक मैंने देखा कि थैले में कुछ हिल रहा है, तो मेरी समझ में नहीं आया कि क्या है, तो मैं पास गई तो देखा कि पेड़, वहां नींबू का एक पेड़ था उस बेंच के ऊपर, वहां से गिलहरी उतर के थैले में घुस गई थी और तरबूज काटने की कोशिश कर रही थी। अब बेचारे के पास चाकू तो था नहीं, अपने दांतों से, उसके पंजों से, तो इस बात ने मुझे वो बहुत वो किया और मैंने फिर एक कहानी भी लिखी थी इस पर। ऐसी बहुत सी चीजें मुझे दिखती हैं, कोई गाय दिख जाती है, कोई कुत्ता दिख जाता है, कोई ऐसी घटना दिख जाती है जो मुझे बहुत, जिसको कहते हैं कि अरे ऐसा भी हो सकता है, तो उन चीजों में मेरा मन लगा रहता बहुत बहुत बढ़िया दीदी। और आपका मन इसी तरह लगा रहे ताकि हम आपकी कहानियां पढ़ सकें। और इस बीच में हेमंत कुमार जी ने लिखा है, शमा जी ने चाइल्ड एडवोकेसी और महिला सशक्तिकरण के लिए भी बहुत लेख और पुस्तकें लिखी हैं और आज भी लिख रही हैं। और गोपाल शर्मा जी भी लिखते हैं, विपुल मात्रा में बहुआयामी लेखन सचमुच में प्रेरणादायक है। और हेमंत जी फिर लिखते हैं, वरिष्ठ पत्रकार और उपन्यासकार प्रदीप सौरभ जी भी शमा जी के व्यक्तित्व, कार्यशैली, लेखन की बहुत तारीफ करते हैं। है, वो मेरे छोटे भाई सरिता जैसे हैं। सुराना जी जी। सरिता सुराना जी हैदराबाद से लिखती हैं, आप बहुमुखी व्यक्तित्व की धनी हैं और आप बहुत भाग्यशाली हैं कि विवाह उपरांत भी आपका लेखन जारी रहा। और गोपाल जी भी लिखते हैं कि विमल मित्र की प्रेरणादायी आपके लिए बहुत, हम सबके लिए भी प्रेरणादायी बनी है आपको सुनकर। तो और अनीता रश्मि दीदी कवित्री भी हैं, साहित्यकार भी हैं, और वह लिखती हैं, प्राय साहित्यकार आसपास से प्रेरित होकर होते रहते हैं और मैं आपको हमेशा पढ़ती हूँ। तो आपके बहुत सारे फैन हैं, प्रशंसक हैं, पाठक हैं जो आज हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं दीदी। तो अगर थोड़ा सा, अगर आपके पास समय और है तो मैं हमारे पाठक आपसे जानना चाहेंगे, जो नवांकुर साहित्यकार हैं या नवांकुर बाल लेखक हैं, उनको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? वैसे तो ये बताना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि हर लेखक की अपनी शैली होती है और वो अपने तरीके से लिखते हैं। और लेकिन सबसे बड़ी बात तो एक तो भाषा का ध्यान। भवानी प्रसाद मिश्र ने कहा था ना कि जिस तरह तू बोलता है उस तरह तू लिख। तो वो, आप जैसे चीजों को देख रहे हैं जो भाषा लोगों को आसानी से समझ में आए, जिसमें आपको ज्ञान और बुद्धिमत्ता ज्यादा प्रदर्शित न हो, बल्कि ये है कि लोग समझ सकें, उसमें भाषा का बहुत भार न हो। एक तो ये बात है, और दूसरी बात ये है कि लेखन के लिए ऑब्जर्वेशंस बहुत जरूरी है। और इसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको किसी पहाड़ पे जाके ऑब्जर्व करना है, पहाड़ पे जाके कर सकते हैं, लेकिन अनिवार्य तौर पर आप पहाड़ पर ही जाएंगे तभी कुछ ऑब्जर्व करेंगे, या कहीं विदेश घूमने जाएंगे तभी ऑब्जर्वेशन होगा, ऐसा नहीं है। कहीं भी राह चलते, मेट्रो से जाते, बस पे चलते, कार में जाते, सड़क पर, पार्क में, कहीं भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं।
और वो चीज़ें बहुत जैसे मैं कह सकती हूँ कि आपको कभी भी किसी प्लॉट की कमी नहीं होगी। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि अरे भई प्लॉट्स के कमी हो गई। नया क्या लिखें, कुछ नया सूझता ही नहीं है। कई लेखक को कहते हैं कि हम तो चूक गए, तो ऐसा नहीं है। अगर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो हमें कभी प्लॉट्स की कमी नहीं होती। और ऐसा भी होता है कि आज कोई चीज़ आपने ऑब्जर्व की है और तो हो सकता है वो रचना के रूप में 20 साल बाद आप उसे लिख पाएँ। हो सकता है कि आप तब भी ना लिख पाएँ, उसकी जगह कुछ और लिख दें। एक कहानी का उदाहरण दूँ आपको? जी, बिल्कुल दीदी, बिल्कुल, स्वागत है। एक कहानी मैंने लिखी थी, एक छोटी-सी छलांग से पहले। ये नया ज्ञानोदय में छपी थी और ये कहानी मेरे दिमाग में इस तरह चलती रही और इसने मुझे इतना परेशान किया कि मैं इसको लिख ही नहीं पा रही थी। मैं बार-बार सोचती थी कि मैं लिखना है, लिखना है। लेकिन जो एक बच्ची पर थी ये कहानी और जिस बच्ची के जन्मते ही उसके ननिहाल वाले उसकी माँ को ले गए और ससुराल वालों से कहा कि तुम अपनी लड़की सँभालो और हम अपनी लड़की सँभालते हैं। तो उस बच्ची के जीवन में क्या गुज़रा, वो कितनी तकलीफ़ों से गुज़री, उसका कोई नहीं था। दादी ने पाला, पिता ने दूसरी शादी कर ली, माँ कभी लौटी नहीं। दादी बेचारी अपने बड़े बेटे के पास जाती थी, तो उनसे जो बड़े बेटे की पत्नी थी, वो कहती थी, "इसे यहाँ मत लाया करो।" और फिर दुर्भाग्य से दादी की मृत्यु हो गई। तो अब बच्ची कहाँ जाए? तो फिर उसे पिता के पास भेज दिया गया और वो लड़की इतनी परेशान हुई कि उसने एक पहाड़ी से कूदकर आत्महत्या कर ली। तो और ये कहानी जिसने मुझे मतलब ये घटना जिसने मुझे बताई, ये उसी महिला ने बताई जिसने उसको घर आने से मना किया था। और वो महिला खूब सजी-संवरी थी, बहुत से डायमंड्स उसकी उँगलियों में थे, कंगन उसके डायमंड्स के थे, गले में बहुत अच्छी जंजीर भी थी, बहुत महँगा पर्स था, सब था, लेकिन एक बच्ची के जीवन के लिए ना वहाँ जगह थी, ना ये जो दुनिया है, जिसमें इतनी चमक-दमक है, इतने कारें हैं, हर तरह का कंज्यूमर आइटम्स हैं, वहाँ नहीं थी। तो ये चीज़ मुझे इतनी परेशान करती रही, मुझे लगता था कि मैं उस बच्ची के दुःख तक नहीं पहुँच सकती, मैं नहीं पहुँच पा रही कि उस बच्ची ने क्या सोचा होगा कि वो इस दुनिया में क्यों है और अंततः उसे अपना जीवन समाप्त करना ज़्यादा अच्छा लगा। 15 साल की लड़की, तो वो मैं नहीं लिख पाई उसे अर्से तक नहीं लिख पाई। फिर एक दिन मेरे हस्बैंड ने कहा मेरे हस्बैंड खुद भी एक जाने-माने लेखक हैं, डॉक्टर सुधीश पचौरी उनका नाम है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम जो हो, जो जैसा तुम महसूस करते हो वैसा लिखो। तो मैंने उसको लिखा, लेकिन आज भी मुझे लगता है कि मैं 25% भी लिख नहीं सकी। जो चीज़ मुझे महसूस होती थी कि वो बच्ची किस कदर परेशान हुई होगी, उस पर क्या गुज़री होगी, वो एक तरीके से उन सभी बच्चियों का एक तरीके से वो है, इसको कहना चाहिए फेस, जिन्हें इस दुनिया में माता-पिता के अभाव में न जाने कितनी मुश्किलों से गुज़रना। तो मैं आज भी मुझे लगता है हालाँकि वो जो ज्ञानोदय के एडिटर ने मुझसे कहा था कि वो बहुत उसका फीडबैक अच्छा आया था, लेकिन मैं आज भी समझती हूँ कि मैं नहीं पहुँच पाई वहाँ तक, नहीं पहुँच सकी। आवाज़ नहीं आ रही आपकी। हाँ, सही कहा आपने दीदी, कभी-कभी कुछ चीज़ों को हम देखते हैं लेकिन उनको शब्दों में व्यक्त करना बहुत ही कठिन हो जाता है। मन को भावुक कर देते हैं या मन
में बहुत ज़्यादा संवेदनाएँ जगा देती हैं वो घटनाएँ या वो दृश्य, लेकिन उनको कागज़ पर उकेरना शायद कभी-कभी बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। तो अभी हमारे साथ सरिता सुराना जी हैदराबाद से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा उसमें एक महिला के स्वाभाविक गुण नहीं थे, वो बहुत सशक्त थी। रुचिका जी ने भी कहा कि इस पर मेरी भी कहानी थी, एक हॉस्टल की वार्डन जो उसे गोद ले लेती है उस बच्ची को। और आदरणीय गोपाल शर्मा जी लिखते हैं ऑब्जर्वेशन ज़रूरी है, सजगता आवश्यकता। आज को सुना, आज का दिन हमारा सार्थक हुआ। और इसके अनीता रश्मि जी लिखती हैं प्राय साहित्यकार आसपास से प्रेरित होकर ही कहानी लिखते हैं और आज का दिन बहुत सार्थक हुआ उनके लिए भी। जी, सरिता सुराना जी लिखती हैं कि आपने बहुत सही कहा कि बोलचाल की भाषा में ही लेखन होना चाहिए, क्योंकि पढ़ने वाले भी आम आदमी ही होते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं कि किस मानसिकता को ध्यान में रखा जाए। और मैंने आपकी कहानियाँ पढ़ी, बाकी लोगों ने भी पढ़ी हैं, तो मैंने देखा कि आपकी कहानियों में आप बाल मन को बहुत भली-भाँति से समझती हैं। उनकी भाषा को, उनकी शैली को और उनके बाल मन का जो मनोविज्ञान है, उसको भी आप बहुत भली-भाँति से समझती हैं। जैसे अभी हमारी पहली कहानी आपने जो सुनाई थी खरगोश की, तो उसमें खरगोश सबको बहुत पसंद होते हैं और क्योंकि खरगोश को तो बोलते किसी ने नहीं सुना और आपने उससे बाँसुरी बजवाई, तो ये बच्चों के मन में एक जिज्ञासा एक उत्पन्न हुई कि ऐसा क्या है? खरगोश ने क्यों बाँसुरी बजाई? कैसे बजाई? तो वो जिज्ञासा जो थी, शीर्षक जो था और फिर जो कहानी जो तारतम्य बना उस कहानी का, जिसमें धीरे-धीरे ये समझाया गया कि बेटा जब आप बिना पूछे मम्मी-पापा से बाहर जाते हो तो आपको मालूम नहीं है किस तरीके के लोग मिलेंगे, कैसी परिस्थिति होगी, कोई खाने के लिए भी कुछ होगा या नहीं होगा, खतरों में तो नहीं आ जाओगे। वो जो जो चीज़ें बच्चों को हम अगर सीधे-सीधे समझाएँगे तो वो नहीं समझते हैं। उनको लगता है शायद मम्मी को पता नहीं है, डाँट रही है, उपदेश दे रही है। लेकिन आपकी जो कहानी थी, मुझे भी बहुत समझ आ गया कि मुझे भी ऐसे काम नहीं करने चाहिए। लेकिन बच्चों को तो समझ आया ही। तो इस जो तरीके की बच्चे घर से कहानी भाग भी जाते हैं, जो बच्चे घर से जी, भाग जाते हैं, मुंबई में एक पुलिस अधिकारी हैं रेलवे पुलिस की, उन्होंने अब तक सैकड़ों बच्चों को उनके माता-पिता से मिलवाया, मैं उनका नाम भूल रही हूँ। तो उनका कहना है कि अधिकांश बच्चे घर नहीं लौट पाते, जी। जो बच्चे घर से भाग जाते हैं और उस भागने के पीछे अनेक रीज़न्स होते हैं। माता-पिता की पिटाई हो सकती है, डाँट हो सकती है, किसी के बहकावे में आके भाग सकते हैं, किसी लालच से भाग सकते हैं। और आज तो इतना इंफोटेनमेंट का युग है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, तो बहुत सारे आकर्षण भी हैं कि आप तो जो भाग जाते हैं, उनमें से अधिकांश अपने माता-पिता से मिल नहीं पाते। दिल्ली पुलिस ऑपरेशन मिलाप चलाती है, जहाँ वो माता-पिता से बच्चों घर से बिछड़े हुए बच्चों को मिलवाती है। तो ये वो लड़की का इंटरव्यू शेखर गुप्ता ने किया था टेलीविज़न पे, उसका नाम जी। भूल रही हूँ, रेखा या क्या नाम था उनका, मैंने तो कहीं वो मैं न्यूज़ द में सुना था, यहाँ पर भी न्यूज़ में आया था नीदरलैंड में भी, कि उन्होंने बहुत सारे बच्चों को मिलवाया है जो घर से मिलवाया है, चले गए। हाँ। हाँ, जी, शेखर गुप्ता ने कौन-सा वॉक द टॉक या कुछ ऐसा था जो उनका प्रोग्राम, उसमें उनका इंटरव्यू किया था। इतना महत्वपूर्ण काम था। तो वो इंटरव्यू देख के ही मुझे लगा कि ये कितनी बड़ी समस्या है। ये माँ-बाप ज़िंदगी भर रोते रहते हैं, अपने बच्चे की याद, कि शायद कभी आए। अभी एक दिल्ली में घटना हुई थी कि शायद 20 साल पहले घर से बिछड़े बच्चे को पुलिस ने मिलवाया था, माता-पिता से, क्योंकि उस अपहरणकर्ता को पुलिस ने पकड़ा था और उसने जी। बताया कि उस बच्चे का भी अ, अपहरण किया था। तो उससे मिली पुलिस, उसको पकड़ा, फिर माता-पिता ने उसके हाथ के निशान से या कौन-सा निशान उससे पहचाना उसे। तो हुँ, माता-पिता का दुःख और बच्चे का दुःख भी। जो बच्चे घर से भाग जाते हैं, चले जाते हैं, वो भी तो अपने घर नहीं लौट पाते। वो भी तो अपने परिजनों से बिछुड़ ही जाते हैं और वो पता नहीं कितनी बिल्कुल, भयानक कंडीशंस में रहते हैं। बिल्कुल दीदी, ये बहुत ज़रूरी है समाज में। मतलब साहित्य का मतलब ही यही होता है जो सबके हित में हो।
और जिस ढंग से चाहे आप वयस्कों के लिए लिखती हैं, स्त्री विमर्श को लेकर आपने बहुत लिखा है। और बच्चों के लिए जिस तरीके से प्रेरणादायी आप कहानियाँ, कविताएँ जो भी आप लिखती हैं बच्चों के लिए और उनके अभिभावकों के लिए भी बहुत प्रेरणादायी होता है। उसमें कहीं न कहीं हम बच्चों की परवरिश कैसे करें, किस ढंग से करें, वो भी कहीं न कहीं एक उद्देश्य उन कहानियों में और आपके बाल उपन्यासों में, कविता संग्रहों में वो भी छिपा होता है, जो वर्तमान काल में बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अब समय बदल गया है। हमारे समय में होता था कि अगर पापा ने कहा यहाँ नहीं जाना तो ठीक है, नहीं जाना। नहीं जाना है। अब हाँ, और कभी माँ गुस्से में 1-2 चपत भी लगा दिया करती थी, तो हम रो कर बैठ जाते थे और फिर चलो फिर वापस माँ के पल्लू में ही आ जाते थे। लेकिन आजकल बच्चों में जो सहन शक्ति है वो भी कम होती जा रही है और अब ऐसा युग है कि जहाँ माता-पिता दोनों ही को काम करना पड़ता है। तो कभी-कभी बच्चे क्रैश में या कहीं और पले-बड़े होते हैं, जहाँ पे कहीं न कहीं कुछ छूट जाता है। बहुत कुछ मिलता भी है बच्चों को वहाँ से, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं घर की एक छोटी-सी चैलेंजेस पर बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, बिल्कुल। और हुँ, इन चैलेंजेस जो इतनी चुनौतियाँ हैं इन सब आज के वर्तमान युग में, उन सब चुनौतियों के लगभग समाधान आपके लेखन, बाल लेखन में हमें देखने को मिलते हैं दीदी। तो आपका बहुत-बहुत आभार। 2 साल बाद ही सही समय में निकाला आपने हमारे कार्यक्रम के लिए, आपकी व्यस्तता और आज आपको सुनकर मुझे पता लग गया कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि 2 साल में भी मुझे समय आपका मिला आज और हमारे नहीं, ऐसा दर्शकों का कुछ भी। नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, वो चांस रहा होगा क्योंकि कई बार फिर मैं इंडिया में होती नहीं हूँ। मैं अपने बच्चों के पास चली जाती हूँ, है ना? तो कभी जी। कहीं, तो वो भी है और कई फिर पीछे कई साल मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रही, तो वो भी है। लेकिन हाँ, मैं जो भी आज यहाँ हमारे मित्र उन लोगों ने टाइम निकाला इस प्रोग्राम को सुनने के लिए, तो मैं उनका बहुत आभार प्रकट करती हूँ और उन सबका मतलब बहुत दिल से शुक्रिया कि उन्होंने टाइम निकाला और आपका भी बहुत आभार कि आपने मुझे अरे सुना। दीदी जी, हिंदी की गूंज हिंदी की गूंज संस्था से निहार सिंह जी लिखते हैं, घर को छोड़कर जाना और अंधेरे में गुम हो जाना एक बहुत बड़ी त्रासदी है। दिल्ली पुलिस का विशेष अभियान मुस्कान इन बच्चों के लिए चल रहा है। बहुत बहुत आभार दिल्ली पुलिस का भी और आपकी लेखन के लिए भी बोल रहे हैं कि बहुत बहुत आभार कि आपके लेखन से बच्चों को भी और उनके माँ बाप को भी एक दिशा मिलेगी। और रुचिका शर्मा जी लिख रही हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है आज आपको सुनकर, बहुत ही दिन बहुत अच्छा हुआ। सरिता सुराना जी भी यही लिख रही हैं कि आज का दिन हमारा धन्य हो गया। तो आज जितने लोग भी इस कार्यक्रम से जुड़े मुझ सहित, वो उन सब के लिए आज का दिन जो है मुझे लगता है एक एक बहुत ही ख़ास दिन हो गया और सबको कुछ ना कुछ प्रेरणा, चाहे वो लेखन में प्रेरणा मिली हो, चाहे बच्चों के अपने बच्चों की परवरिश में प्रेरणा मिली हो, चाहे जीवन में प्रेरणा मिली हो, आपकी सक्रियता को देखकर। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं कुछ ना कुछ आज सबने सीखा है आपसे और मैंने तो बहुत ही कुछ सीखा है और आपका बहुत-बहुत आभार और साथ ही आज मैं हमारी तो इस खुद ही अभी एक पसंद स्टूडेंट हूँ। मैं तो अभी आप सबसे सीख रही हूँ। आपका दीदी बहुत आपकी विनम्रता आभार। है। और आज हमारे साथ इस फेसबुक से जुड़े आभासी पटल से जुड़े हुए सभी दर्शकों का मैं हृदय से अभिनंदन करती हूँ। आपने अपनी टिप्पणियों, अपने सुझावों और अपनी प्रतिक्रियाओं द्वारा हमारे इस कार्यक्रम को बहुत अच्छा कार्यक्रम, एक सफल कार्यक्रम के रूप में संपन्न किया। बहुत-बहुत आभार। दीदी आपका समय देने के लिए पुनः आभार। अगले मेरा हफ्ते भी आप हम फिर सभी को मिलेंगे। धन्यवाद। शुक्रिया। धन्यवाद। नमस्ते। बहुत-बहुत आभार। नमस्ते।